नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, हमारा फेमस कोड है कि तुम्हारा आज तय करेगा कि कल तुम कहाँ रहने वाले हो। हमारे आज के किए गए निर्णय व प्रयास ही हमारे भविष्य की नींव रखते हैं। इसलिए सदा सही दिशा में निरंतर प्रयास करते रहें और अपने ऊपर हमेशा काम करते रहें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें। बात करने जा रहे हैं आज थोड़ा सा यूनिक बिजनेस मॉडल है, उस कंपनी का IPO करने जा रहे हैं। इसलिए अच्छा थोड़ा सा समझ लेते हैं बाज़ार का मूड माहौल क्या है। कि आज क्रिसमस डे की छुट्टी है और क्रिसमस की छुट्टी के कारण आज बाज़ार बंद है और निवेशक हाला परेशान है, क्योंकि बाज़ार ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। तो क्या है कि जब एक फेस की रैली कर लेता है बाज़ार, तो कुछ दिन टाइम वाइज करेक्शन देता है। वो टाइम वाइज करेक्शन है और कहीं ना कहीं जो निफ्टी है, निफ्टी के अंदर वीकनेस नज़र आ रही है। इंडिविजुअली जो स्टॉक है वो भाग रहे हैं, वो रन अप कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो अगर ऑल ओवर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अभी भी वीक है। 26,000 से लगभग 23,700-600 पे चल रहा है। 2,000-2,500 पॉइंट गिर चुका है। अभी वीकनेस है निफ्टी के अंदर, ये तो आपको जाननी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी कंपनी अच्छी है, कंपनी के अंदर ग्रोथ है, कंपनी उनकी टॉप लाइन बढ़ रही है, बॉटम लाइन बढ़ रही है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज नहीं तो कल भाव आएगा और पैसा भी बनेगा। लेकिन अगर आपने ख़राब बिजनेस मॉडल चुन लिया है, जिसकी अर्निंग नहीं है, टॉप लाइन नहीं है, बॉटम लाइन नहीं है, कंपनी डेट में है, तो उस कंपनी को तो कुछ नहीं किया जा सकता। आपको एग्ज़िट कर लेना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। नुकसान में ही जो भी लॉस है, सो लॉस को बुक कर लेना ज़्यादा उचित है। किसी भी कंपनी को ऊपर कौन लेके जाता है, उस कंपनी की अर्निंग लेके जाती है। उसकी टॉप लाइन कितनी आ रही है ये देखना पड़ेगा, कितने CAGR से टॉप लाइन आ रही है, ये आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। साथियों, मैं मल्टीबैगर जो स्टॉक 3 गुना 4 गुना होते हैं, उनके लिए कुछ 2-4 कॉमन सी टिप देना चाहता हूँ कि अगर आप कैसे चुनना कैसे है कि कोई कंपनी मल्टीबैगर है या नहीं। तो सबसे पहले तो उस कंपनी का जो टॉप लाइन है, जो धंधा है, जो सेल्स है, वो उसकी कम से कम 15 से 20% CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़नी चाहिए। पहला साइन तो ये होता है। दूसरा, उस कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ग्रोथ है ना, वो 15% CAGR से पिछले 5 साल 7 साल से बढ़ती रहनी चाहिए। दूसरा पॉजिटिव साइन। तीसरा पॉजिटिव साइन होता है इक्विटी ऑफ शेयर, वो उसका 10-15% के आसपास स्टैटिक बना रहना चाहिए। 10 साल का 5 साल का डाटा आप चेक कर सकते हो। 3 साइन हो गए। चौथा साइन है कि आपको ये देखना है कि कंपनी डेट को अपने रिड्यूस कर रही है कि नहीं कर रही, अपना डेट तो नहीं बढ़ा रही। ये देख लेना कि वो कंपनी क्या करती है। पता चले तो उन्होंने कोई MDFC या कोई माइक्रो फाइनेंस बैंक चुन लिया और उसका डेट बढ़ रहा है, तो उसका काम ही दूसरों को लोन देना है। तो लोन क्या, वो किसी से पहले लेती है और फिर उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जो NBFC कंपनी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया या तुम्हारा श्री राम फाइनेंस हो गया, मथुट फाइनेंस हो गया, ये इनका काम ही है दूसरों को लोन प्रोवाइड करना। तो इनकी बैलेंस शीट पे आपको बोरोइंग मिलेगी, जाहिर सी बात है ना। इरडा हो गया, तो इनका काम है दूसरों को लोन देना। तो लोन लेती हैं, उस लोन को दूसरों को देती हैं, तो इसलिए इनकी बैलेंस शीट पर तो लोन होगा। लेकिन कोई कंपनी अगर अपना डेट रिड्यूस कर रही है, कंटिन्यूस सस्टेनेबल तरीके से डेट को कम करती जा रही है, प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाता जा रहा है, कंपनी की जो टॉप लाइन है वो 20% CAGR से बढ़ रही है, कंपनी की बॉटम लाइन 20% CAGR से बढ़ रही है, तो ध्यान रखना कि वो मल्टीबैगर है भविष्य का। ये ध्यान रखना। बिजनेस मॉडल अच्छा होना चाहिए। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको धंधा समझ में आना चाहिए। किसी भी कंपनी का धंधा आप समझ लोगे तो आप हमेशा पैसा कमाओगे। और अब पैसा बना भी है, ऐसा नहीं कि नहीं बना, लेकिन बशर्ते आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या चुन रहे हो, आप किस गधे पे दाव लगा रहे हो, किस घोड़े पे दाव लगा रहे हो, ये आपको खुद चुनना पड़ेगा। और एक सेक्टर वाइज थीम भी होना चाहिए। जैसे मैं आपसे बताऊं कि बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस पिछले 3 साल से कहीं नहीं गया। वो टाइम वाइज करेक्शन दे रहा है। उसने एक रैली दी, रैली के बाद वो एक दायरे में फंसा हुआ है, 8,000 से लेकर 7,000 का दायरा। वो उसी बीच में ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, उसको बोलते हैं टाइम वाइज करेक्शन। एक होता प्राइस वाइज करेक्शन। जैसे तुम्हारा नेस्ले है, नेस्ले एक समय पे 91 के पी पे चला गया था और अभी वर्तमान की स्थिति में वो कितने के पी पे है, अभी 40-41 के पी पे है, मतलब 50 के पी पे आ गया। ब्रिटानिया 50 के पी पे है, हिंदुस्तान यूनिलीवर 50 के पी पे है। ये FMCG हैं, ये मतलब इनका तो हमेशा पी ज़्यादा रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपनी राइट वैल्यूएशन पे आ रहे हैं। एक सेक्टर वाइज थीम होती है। जैसे कोविड के बाद फार्मास्यूटिकल का पूरा सेक्टर ही बूम किया था, या रेलवे डिफेंस का सेक्टर पूरा ही एक सेक्टर वाइज रोटेशन हुआ था, पूरा सेक्टर ही एक चल पड़ा था। अभी क्या इंडिविजुअल स्टॉक में बाइंग आ रही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और
आप ऑल ओवर निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी में वीकनेस है, कहीं ना कहीं एफआईआई के कारण बनी हुई है। अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में क्या कंडीशन बनती है। जाहिर सी बात है कि ये अगर आप कभी का डाटा निकाल के देखेंगे ना, दिसंबर माह में हमेशा कमज़ोर रहा है बाज़ार, क्योंकि कोई भी आदमी ओवर पोजीशन लेके नहीं जाना चाहता। उनकी ये छुट्टी रहती है ना, तो दिसंबर में उनकी 25 दिसंबर से और जनवरी के आसपास उनकी छुट्टी रहती है जो फॉर एफआईआई हैं। तो वो सोचते हैं कि यार पोर्टफोलियो हल्का करके कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, तो इसलिए वो पहले भी अक्टूबर और दिवाली के आसपास और ये बाज़ार हल्के रहते हैं। अब जनवरी में नए साल पे लोगों की एसआईपी का भी पैसा आएगा और कहीं ना कहीं लोगों की जो तनख्वाह आएगी उससे भी बाज़ार में एक पुश मिलेगा। अब समझ लेते हैं जो तुम्हारा यूनिमेक एयरस्पेस कंपनी का आईपीओ के बारे में। तो साथियों, जो यूनिमेक एयरस्पेस कंपनी है ना, ये थोड़ा सा एक डिफेंस तरह का बिजनेस मॉडल है। मतलब डिफेंस में जो काम आने वाले प्रोडक्ट है ना, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बनाती है इस कंपनी के। अगर बिजनेस की जान लिया जाए तो इसका जो प्रोडक्ट है ना वो डीआरडीओ में है ना, और हवाई जहाज में उनमें उनके अंदर काम आने वाले प्रोडक्ट ये बनाती है तुम्हारा यूनिमेक एयरस्पेस। इस कंपनी का जो 96% रेवेन्यू है ना साथियों, वो एक्सपोर्ट से आता है, मतलब बाहर के देशों से आता है। 4% रेवेन्यू ही भारत से आता है। और इस कंपनी में लगभग 7 क्लाइंटों से ज़्यादा रेवेन्यू आता है। मतलब तुम्हारा एक क्लाइंट से तो 65% आता है, एक क्लाइंट से 30% आता है, 1% 22% आता है, ऐसे करके ज़्यादा आता है। अगर अधिक रेवेन्यू की बात करें तो अधिक रेवेन्यू जो है इसका अमेरिका से आता है। मतलब यूएस से इसका 82% रेवेन्यू आता है, और लगभग जर्मनी से आता है 10% के आसपास, और यूके से आता है। ऐसे करके इनका जो ऑल ओवर रेवेन्यू है ना, उसका 96% जो भाग है वो बाहर के देशों से आता है। मतलब ये अपनी सर्विस जो है वो दूसरे देशों को देती है। यूनिमेक एयरस्पेस, जैसे हमने समझा कंपनी काम क्या करती है, काम समझ लिया कि वह डिफेंस में और डीआरडीओ वगैरह हवाई जहाज में, इन सब चीज़ों में, एयरस्पेस में काम आने वाली चीज़ों को ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अब समझ लेते हैं कि आईपीओ के जरिए कंपनी कितने रुपए जुटाना चाहती है साथियों। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ के जरिए कंपनी 500 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। 500 करोड़ की हम बात करें कि कितना ऑफिस है, कितना फ्रेश इशू है, तो साथियों 250 करोड़ रुपए जो है जो ओएफएस के जरिए प्रमोटर के पास जाने वाला है। अब जो 250 करोड़ रुपया है वो पूरा का फ्रेश इशू है, मतलब ऑल ओवर आधा फ्रेश इशू है, आधा ओएफएस है। अगर कोटे को समझे तो जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं उनके लिए 75% कोटा रखा गया रिजर्व। पहले हमेशा बहुत सी कंपनियों में 50% रखा जाता है, पर इसमें 75% रखा गया है। सेबी के अपने अपने सर्कुलर रहते हैं, उनके नियम अनुसार चलना पड़ता है। एनआईआई नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनके लिए 15% कोटा रिजर्व रखा गया। अगर रिटेल भाइयों की बात करें तो 10% कोटा रिटेल भाइयों के लिए रखा गया है। एनएससी और बीएससी दोनों पे ही ये लिस्ट होने वाली है, मतलब मेन बोर्ड की कंपनी है एयरस्पेस कंपनी। अगर समझे कि साथियों कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो कंपनी तुम्हारा 12 अगस्त 2016 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, मतलब 8 साल के आसपास कंपनी को हुआ है अभी इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। अभी समझ लेते हैं कि कंपनी का आईपीओ कितनी तारीख से कितनी तारीख के बीच में खुला है। साथियों 13 दिसंबर को ये आईपीओ खुलेगा और 26 दिसंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अगर हम अलॉटमेंट की बात करें कि इसका अलॉटमेंट कब है साथियों, तो 27 दिसंबर को इसके अलॉटमेंट आएंगे। आपको पता चलेगा कि आपको अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर आपको अलॉट हो जाता है तो आपके अकाउंट में 30 दिसंबर को डीमेट अकाउंट में शेयरों को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर आपको अलॉट नहीं होता है तो 30 दिसंबर को आपके बैंक अकाउंट में पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। अगर हम इसके प्राइस बैंड की बात करें साथियों, तो 745 रुपये से लेकर के 782 रुपये के आसपास इनका प्राइस बैंड रखा गया है। 23 शेयरों का एक लॉट है। अगर आपको इसमें एप्लीकेशन लगा 19 शेयरों का एक लॉट है। अगर आपको इसमें एप्लीकेशन लगानी है तो आपको 14,915 रुपये जैसी एप्लीकेशन के लिए एक लॉट लगाना पड़ेगा। प्रमोटर होल्डिंग की समझिए कि कितने % होल्डिंग है प्रमोटर की, कितने % रहने वाली है। तो आईपीओ से पहले प्रमोटरों के पास में 92% मालिकाना हक था, जो आईपीओ के बाद में 79% रह जाएगा, जो काफ़ी अच्छा है। प्रमोटर की बात करें साथियों कि इसके प्रमोटर कौन है, तो इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं, एक तो तुम्हारा अनिल कुमार है, जो इस कंपनी में अधिकतर जो मालिकाना हक रखते हैं, जो मालिक हैं अनिल कुमार हैं। एक तुम्हारा रामकृष्ण है और एक तुम्हारा रजनीकांत है। इस कंपनी के जो प्रमोटर है, अधिकतर जो हिस्सा है वो अनिल कुमार के पास में। कंपनी का 7 देशों से ज़्यादा काम है, और कंपनी के पास में जितनी भी प्रॉपर्टी है पूरी की पूरी प्रॉपर्टी लीज पे है। मतलब जितना भी कंपनी के पास में प्रॉपर्टी है ना,
जहाँ भी कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रखी है पूरी लीज पे ले रखी है, कंपनी की ओन प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है। अगर समझ लें कि साथियों इसकी वैल्यू क्या बनेगी अगर आफ्टर आईपीओ के बाद इसके जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, तो लगभग 4,000 करोड़ रुपए जैसे इस कंपनी की वैल्यू बनेगी। एसेट वगैरह पे नज़र डाल लेंगे कि कंपनी का एसेट वगैरह क्या है साथियों। तो इस कंपनी के जो 2022 में एसेट हुआ करते थे 56 करोड़ 88 लाख, 2023 में बढ़ के हो गए तुम्हारा 93 करोड़ 34 लाख, और 2024 का जो उन्होंने डाटा दिया है उसके हिसाब से 175 करोड़ 63 लाख रुपए के इस कंपनी के एसेट हो गए। तो एसेट में तो ग्रोथ है नो डाउट, सस्टेनेबल तरीक़ों से बेहतरीन तरीके से ग्रोथ है। अब हम बात कर लें अगर रेवेन्यू की, तो साथियों इसका जो रेवेन्यू 2022 में 37 करोड़ 8 लाख का हुआ करता था, 2023 में वो रेवेन्यू 94 करोड़ का हो गया, 94 करोड़ 93 लाख का रेवेन्यू हुआ। और 2024 का जो उन्होंने रेवेन्यू का डाटा दिया उसमें 213 करोड़ 79 लाख का कंपनी ने रेवेन्यू अपना बताया है। अपनी जो DRHP इन्होंने सेबी के पास में दी है उसको उसके अनुसार बता रहा हूँ मैं। DRHP क्या होता है, जो इनका लेखा जोखा होता है वित्तीय पिछले सालों से जो काम करते आ रहे हैं उसका लेखा जोखा अपना जो है सेबी को देते हैं, सेंट्रल सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया। वो देखती है, जांचती है, उसके बाद इनको अप्रूवल देती है कि आपको प्राइवेट मार्केट से पैसा उठाना है आईपीओ के माध्यम से या नहीं उठाना, तभी आईपीओ लगते हैं। आईपीओ के दो पैसा अगर किसी को चाहिए तो दो रास्ते हैं, या तो आपको बैंक जाना, बैंक से आप पैसा ले लो, और या आपको आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर के आके आप प्राइवेट मार्केट से पैसा उठा लो। शेयर बाजार अपने कुछ शेयर जो है वो इक्विटी अपनी डाइल्यूट कर दो और अपने शेयर देकर उसके अनुसार पैसा उठा लो। तो ये आईपीओ के ज़रिए पैसा लेके आए। अगर हम उसकी प्रॉफिट की बात करें तो साथियों 2022 में इसके जो प्रॉफिट थे 3 करोड़ 39 लाख रुपए के प्रॉफिट हुआ करते थे। 2023 की हम बात करें तो 22 करोड़ 81 लाख के प्रॉफिट हो गए। और 2024 की अगर हम बात करें कि 2024 में इनका प्रॉफिट कितना है, तो साथियों 58 करोड़ 13 लाख रुपए का इस कंपनी का जो है प्रॉफिट दिखाया है कंपनी ने। अब हम समझ लेते हैं कि जिनका आईपीओ ऑफ पर्पज क्या है, कि भाई हम इस कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह देखें उससे पहले आईपीओ ऑफ पर्पज समझ लेते हैं कि कंपनी आईपीओ क्यों लेके आना चाहती है। देखो इन्होंने क्या जिसमें बताया कि एक तो उनको जर्नल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए एक पैसा चाहिए, मतलब कुछ जर्नल काम रहते हैं उनके लिए चाहिए, कुछ इनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, और कुछ क्या इनको एक सब्सिडरी है उसका लोन रीपेमेंट करना है, और उस सब्सिडरी के लिए कुछ मशीनरी और इक्विपमेंट वगैरह खरीदने हैं अपनी सब्सिडरी के लिए। तो ये इन्होंने बताया है, तो ये तो ठीक ही नज़र आ रहा है, मतलब पैसे को आप सही यूज कर रहे हो। और सबसे अच्छी बात क्या है कि प्रमोटर उतना ही माल बेच रहे हैं जितने की आवश्यकता है, मतलब पैसे की जो उन्होंने बताया है उसमें। अगर हम इसके रजिस्ट्रार की बात करें साथियों, तो जो उसका रजिस्ट्रार है वो के फिनटेक है, मतलब के फिनटेक इसका रजिस्ट्रार है। वहाँ पे आपको एप्लीकेशन का पता चलेगा कि आपको लगी है कि नहीं लगी है। अब हम इसके थोड़ा सा ROC ROE वगैरह के बारे में नज़र डाल लेते हैं कि इसका ROC क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है। साथियों रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो इसका 54 का निकल के आता है, जो अपनी इंडस्ट्री में सही है। ROCE की बात करें, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 55 का है, जो बेटर है। एबिटा मार्जिन की बात करें, अर्निंग बिफोर टैक्स मार्जिन, इसका 38 का निकल के आता है, जो अपनी इंडस्ट्री में सिमिलर इंडस्ट्री की देखें तो बहुत अच्छा बेटर किया जाएगा। अगर हम पैट मार्जिन की बात करें, इस कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन होता है पैट मार्जिन, वो इसका 28 का निकल के आता है। EPS की समझे कि साथियों इसका पूरा ऑल ओवर जितने शेयर ही मार्केट में उतार रही है उसके हिसाब से उसके प्रॉफिट को डिवाइड करोगे तो उस कंपनी का EPS क्या निकल के आएगा, अर्निंग प्रति शेयर। साथियों इसका 13.13 का प्रॉफिट अर्निंग प्रति शेयर निकल के आएगा, जो ठीक है। नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो नेट एसेट वैल्यू इसकी 24 की निकल के आ रही है, जो सही है। अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो साथियों रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसकी 54 की निकल के आती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कंसर्न की बात है साथियों, आपको डिफेंस में ये देखना पड़ेगा कि अब डिफेंस की थीम दोबारा से चलेगी, अभी नहीं। अभी वर्तमान में 5 की फेस वैल्यू पे आ रही है, और अधिकतर इसका जो रेवेन्यू है ना वो दूसरे देशों से आता है, और लगभग 96% रेवेन्यू इसका दूसरे देशों से आता है, तुम्हारा यूक्रेन अमेरिका UK वगैरह से, और 4% रेवेन्यू भारत से आता है। भारत से ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आता इस कंपनी का। अगर विदेश में अमेरिका कोई डिसीजन लेता है तो इस कंपनी के बिजनेस पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और कंपनी का जो टॉप बिजनेस है, या जो ज़्यादातर रेवेन्यू अगर 100 रुपये कमा रहे हैं तो 100 रुपये में से 80 रुपये जो कमा रहे हैं ना वो टॉप 5 कस्टमर से कमा रहे हैं। अगर इनका एक भी कस्टमर इधर उधर हुआ तो इनके रेवेन्यू में फ़र्क पड़ जाएगा। ये बात दिमाग में रखनी चाहिए, ये बात को नहीं भूलना चाहिए।
क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आपका बिजनेस चल रहा है और वो बिजनेस में आप एक 10,000 रुपये कमा रहे हो, एक बात मान लें कि 10,000 रुपये रोज़ के कमा रहे हो, है ना, और आपका जो ज़्यादातर रेवेन्यू है वो 5 कस्टमरों से आ रहा है। अगर आपका पोर्टफोलियो डिवर्सिफाई है कि भाई आपको 100 कस्टमरों से 10,000 रुपये आ रहे हैं, तो आपका एक आध कस्टमर टूट जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 99 कस्टमर आपके खड़े हैं। लेकिन आपके पास टोटल ऑल ओवर 5 कस्टमर हैं और एक कस्टमर, इन 5 कस्टमरों से में 3 कस्टमरों पे अधिकतर डिपेंडेंसी है आपके पास। मतलब ये 3 कस्टमर अगर आपके टूट गए, 2 कस्टमर भी, 1 कस्टमर भी टूट गया, तो आपका रेवेन्यू में 20-30-25% का फ़र्क दिखने लगेगा। तो ये चीज़ आपको भूलनी नहीं चाहिए कंपनियों की। ये अच्छी साइन नहीं माना जाता कि आपका जो ऑल ओवर रेवेन्यू है ना, वो आपका कितने क्लाइंटों से आता है। मतलब ये देखना पड़ता है, कम से कम टॉप 10 तो रहें, 10 कस्टमर तो रहें इसके, मतलब टॉप 3 कस्टमरों से अधिकतर रेवेन्यू आता है, और वो भी अमेरिका, यूके और जर्मनी जैसे देशों से। वहाँ के लिए गए निर्णय व कोई भी डिसीजन इस कंपनी पर डायरेक्ट इफेक्ट डालने वाले हैं, ये कहीं भी भूलना नहीं चाहिए। अगर हम डेट टू इक्विटी की बात करें साथियों, उसकी कि इसकी डेट टू इक्विटी कितनी है, तो 0.27 की है, मतलब ज़्यादा डेट टू इक्विटी नहीं है। 1027 का मतलब ये हो गया कि 1,000 रुपये आपके पास रेवेन्यू रखा, वो रिजर्व रखा है, और आपको 270 रुपये किसी को देने हैं। 0.27 का मतलब ये होता है ना। अगर हम बात करें इसकी पी रेशो की, पी रेशो कितना है साथियों, तो इसका पी रेशो 50 का निकल के आता है, जो ठीक ठाक है। मतलब इसकी इंडस्ट्री में इतनी पी रेशो पर कंपनियां नहीं है वो, और क्योंकि डिफेंस सेक्टर है, और डिफेंस इंडस्ट्री तो पहले बहुत एक रन अप कर चुकी है, तो अभी वो टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन दोनों तरफ से दे रही है। अब समझे इसकी पी बी रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू, तो ये 10 की प्राइस टू बुक वैल्यू पे आ रही है कंपनी, तो ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, पर जीएमपी अच्छा चल रहा है, तो कंपनी कहीं ना कहीं आप लोगों को लिस्टिंग गेन दे देगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसके पीयर कंपटीटर की बात करें कि इसी सिमिलर इंडस्ट्री में जो कंपनियां काम करती हैं, उन कंपनियों का पीए क्या है, या उसका ईपीएस क्या है, या वे इसके मुकाबले कहाँ खड़ी हैं। क्योंकि इनके पास में इसी के जो सिमिलर इंडस्ट्री है जो भारत के अंदर काम करती है, एक तो एमटार टेक्नोलॉजी है। एमटार टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो साथियों उसका जो पी है वो 94 का है अभी वर्तमान में। और स्टॉक जो ना, मैं बता रहा था कि टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों को नक्शा देना है। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उनकी अर्निंग कहीं ना कहीं स्लो आ रही है। अर्निंग स्लो आने से उनका पी महंगा हो जा रहा है। 94 का पी है और उसका 18 का अर्निंग प्रति शेयर निकल के आता है, ईपीएस। अगर एक और इसी के पीयर कंपटीटर की बात करें तो इसकी जो पीयर सिमिलर इंडस्ट्री में काम करती है, पारस डिफेंस है। पारस डिफेंस भी डिफेंस के प्रोडक्ट बनाती है, और सरकार के जो डीआरडीओ और तुम्हारा भारत में जो एयर स्पेस डिफेंस में काम आने वाले प्रोडक्ट हैं, वही पारस डिफेंस ही बनाती है। पारस डिफेंस का जो पी है वो 146 का है, और जो उसका ईपीएस है, अर्निंग प्रति शेयर जो है वो 10 रुपये का निकल के आता है। पारस डिफेंस इसके रेयर महंगी है, एमटार टेक्नोलॉजी भी रेयर महंगी है, और तुम्हारा इसके हिसाब से तो ये कंपनी सस्ती नज़र आ रही है। और इसकी एक सिमिलर इंडस्ट्री के एक तो कंपनी को और कंपेयर कर लेते हैं साथियों। तो इसी सिमिलर इंडस्ट्री की बात करें तो इसकी जो एक तो तुम्हारा आज़ाद इंजीनियरिंग, आज़ाद इंजीनियरिंग जो है उसका 145 का पी है, पी रेयर महंगा है, और ईपीएस उसका 11 का है। मतलब वो भी बहुत हायर वैल्यूएशन पे है। जो डिफेंस कंपनियां हैं ना, वो तो समझ लो कि अभी हाथ लगाने लायक है ही नहीं, इतनी रेयर वैल्यूएशन पर खड़ी हैं। और क्योंकि पिछले 2 साल डिफेंस और रेलवे थीम का इतना भयंकर रहा है कि आपको खुद अचंभे में होंगे, कंपनियां 10-10 गुना हो गई, 20-20 गुना हो गई। तो अब अगर इसकी 3 कंपनी का हमने कंपेयर किया, उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी सही वैल्यूएशन पे आ रही है। एक और है डाटा पैटर्न। डाटा पैटर्न भी सिमिलर इंडस्ट्री में काम करती है। उसका जो पी निकल के आता है साथियों, जो उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 90 का निकल के आता है। और अगर इसका ईपीएस की बात करें हम डाटा पैटर्न की, तो उसका 35 का पी ईपीएस निकल के आता है। तो अगर हम इसी के सिमिलर इंडस्ट्री की बात करें, चाहे एमटार टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे आज़ाद इंजीनियरिंग की बात करें, चाहे डाटा पैटर्न की बात करें, चाहे हम तुम्हारा पारस डिफेंस की बात करें, तो पी वाइज तो सबसे सस्ती वैल्यूएशन पे आ रही है कंपनी। भाई पारस डिफेंस, तुम्हारा एमटार टेक्नोलॉजी, तुम्हारा डाटा पैटर्न और तुम्हारा आज़ाद इंजीनियरिंग, किसी का भी पी इसकी पी से सस्ता नहीं है, सबका पी रेशो महंगा है। ईपीएस और वगैरह के हिसाब से कंपनी सही नज़र आ रही है। अब हम जान लेते हैं कंपनी इसके आईपीओ के कंक्लूजन पे कि हमने क्या जाना। हमने कंपनी की बैलेंस शीट समझी, कंपनी समझा कि अपने मार्केट में क्या कंडीशन है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ें क्या हैं, देखो साथियों, कि ये बैलेंस शीट में जो इन्होंने अपना डाटा दिया है उसके हिसाब से कंपनी कहीं भी वीक नज़र नहीं आ रही है। मतलब कंपनी फंडामेंटली मजबूत नज़र आ रही है।
प्रॉफिट कंपनी का अच्छे तरह से ग्रोथ हो रहा है, सस्टेनेबल ग्रोथ है, रेवेन्यू में ग्रोथ है, एसेट में ग्रोथ है, प्रॉफिट में ग्रोथ है, कोई टेंशन नहीं है ना। अब हम ऑल ओवर कंपनी की समझ लेते हैं कि कंपनी में आईपीओ में लगाएं कि नहीं लगाएं। देखो, मैं कंपनी की 2-3 चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ साथियों। इसका जो जीएमपी चल रहा है वो 65% चल रहा है। जीएमपी का मतलब ये है ग्रे मार्केट प्रीमियम, ये एक अंदाजा मात्र है। मतलब अगर ये 715 प्लस 75 इतने पर आती है, लगभग 1300 के आसपास इस कंपनी को लिस्ट होना चाहिए। जीएमपी का मतलब ये, अगर आपने एप्लीकेशन लगाई और आपको आईपीओ लग गया तो लगभग 65% का जीएमपी आपको दिख रहा है। दूसरी अच्छी चीज़ क्या है कि सरकार भी फोकस कर रही है। भाई सरकार भी चाह रही है कि हम कुछ अपना प्रोडक्ट, डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट बना के दूसरे देशों को बेचें। जैसे अभी भारत तेजस वगैरह आपने देखा होगा ना, ब्रह्मोस अपनी भारत में बने हुए डिफेंस प्रोडक्ट दूसरे देशों को बेच रहा है भारत। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का फ़ायदा इसे भी मिलेगा। भाई पारस डिफेंस को भी मिलेगा, एमटार को भी मिलेगा, आजाद इंजीनियरिंग को भी मिलेगा, और तुम्हारा डाटा पैटर्न को मिलेगा इसको भी। क्योंकि भाई सरकार तो चाहती है कि आप कोई ऐसी वो बनाओ मिसाइल टाइप की, और ये आप दूसरे देशों में बेचो। इसके डायरेक्ट इनका डीआरडीओ और इसरो वगैरह से ही कांटेक्ट रहता है। ये किसी को कोई भी प्रोडक्ट बना के सेल नहीं करते हैं। ये हमने जान लिया कंपनी का। इस हिसाब से देखा जाए तो एक्सपोर्ट से ज़्यादा रेवेन्यू आता है और ठीक ठाक ही नज़र आ रही है। मतलब अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो, 80 रुपये आपको भारत के दूसरे देशों से आते हो, तो उससे क्या है, आपको डॉलर की डेप्रिसिएशन से फ़ायदा मिलेगा। अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको वो अधिक पैसा मिलेगा, है ना। ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं एक पुश देंगी, बहुत अच्छी। अब कंपनी के बारे में ख़राब चीज़ भी है साथियों। ख़राब क्या है कि इस कंपनी के पास में टैक्स से रिलेटेड एक केस चल रहा है। अगर वो केस कंपनी हार जाती है तो इस कंपनी को 3 करोड़ रुपए का जैसा लॉस होने वाला है। ऑल ओवर कंपनी ठीक नज़र आ रही है। अगर यूनिमैक एयरोस्पेस की बात करें तो कंपनी ठीक है, 5 की फेस वैल्यू पे आ रही है। 96% रेवेन्यू दूसरे देशों से आता है, और दूसरे देशों में भी 82% रेवेन्यू अमेरिका से आता है। अब ये ठीक है, पर कहीं ना कहीं अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दे दिया कि हम तो मेक इन यूएसए करेंगे, जैसे भारत मेक इन इंडिया करता है, उन्होंने बोल दिया मेक इन यूएसए करेंगे, तो इसका इफेक्ट इस कंपनी के ऊपर पड़ जाएगा। ऑल ओवर मैंने कंपनी का कंक्लूजन बता दिया आपको। आईपीओ में लगाना है या नहीं लगाना, आपका अपना डिसीजन है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही करें, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी काम आप बिना सोचे समझे ना करें, नुकसान कर लोगे। साथियों, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। थैंक यू।